नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहा है बहुत ही जल्द। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। सो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाए। चलिए दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक्स आईपीओ इन्फॉर्मेशन की। तो आईपीओ का इशू साइज है ₹625.24 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 60 करोड़ का। फ्रेश इशू का क्या मतलब होता है, कंपनी यहाँ पर नए शेयर्स इशू कर रही है और जो वो अमाउंट रेज कर रही है फ्रेश इशू के थ्रू वो कंपनी के पास आएगा, प्रमोटर के पास नहीं जाएगा। 625.24 में से जब हम माइनस करते हैं फ्रेश इशू की वैल्यू तो जो बैलेंस बचता है वो है यहाँ पे ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वहां पे अपने शेयर्स कुछ बेच रहे हैं और जो वो पैसा शेयर्स बेच के रेस कर रहे हैं वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। अब हम बात करते हैं इशू टाइप की। तो ये बुक बिल्ड इशू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 626 टू 627 पर इक्विटी शेयर यहां पर आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमेशा हमें अप्लाई करना होता है कट ऑफ प्राइस में, यानी जो अपर प्राइस बैंड होता है, यहाँ पे अपर प्राइस बैंड है 627, तो हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी अपर प्राइस बैंड में ही अप्लाई करना होता है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू है। लॉट साइज की बात करूं तो 23 शेयर्स का लॉट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 लॉट लगाते हैं तो हमें पे करने होंगे 14,421 और मैक्सिमम अगर हम 13 लॉट्स अप्लाई करते हैं तो हमें पे करने होंगे 1,87,473 रुपीज। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही इस आईपीओ की लिस्टिंग है। आईपीओ टाइमलाइन की अब हम बात करेंगे तो 23 फेब 2021 को ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है यानी ओपन हो रहा है और लास्ट डे आईपीओ का अप्लाई करने का है 25 फेब 2021। अलॉटमेंट डेट की बात करूं कब हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई, तो 2 मार्च 2021 इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है। अगर हमें अलॉटमेंट नहीं होती तो 3 मार्च 2021 को हमें रिफंड आ जाएगा और अगर हमें अलॉटमेंट हो जाती है तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 4 मार्च 2021 को। और यहां पर लिस्टिंग रखी गई है स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग रखी गई है 5 मार्च 2020। अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1992 में। हिरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड जो है गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है। सिंथेटिक पायरोथ्रोइड्स कंपनी जो बनाती है उसकी ये जो लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है। जो ये कंपनी है ना वो मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स जो क्रॉप्स में यूज होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और अदर पेस्ट कंट्रोल, इन सारे प्रोडक्ट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इन प्रोडक्ट से फायदा होता है क्रॉप जो जितने भी फार्मर्स क्रॉप्स बनाते हैं और जो हमें अन्न मिलता है या जो हमें आटा आता है, जो भी सब्जियां मिलती है, जो भी फल मिलते हैं, उन सब में जितने भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं यानी जो क्रॉप खराब ना होने से बचाने के लिए, वो सारे केमिकल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। हिरनबा इंडस्ट्री ऑपरेट करती है इन डिफरेंट वर्टिकल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सेल्स ऑफ टेक्निकल और टू कंपनीज, टेक्निकल एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल ऑफ ब्रांडेड फॉर्मुलेशन अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल्स। ठीक है, इनका जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है डोमेस्टिक के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी, यानी ये डोमेस्टिक में तो काम करते ही करते हैं, इंडिया के अंदर तो करते ही हैं, ये साथ में फॉरेन कंट्रीज में भी काम करते हैं। इनके पास इस टाइम 8600 से भी ज्यादा डीलर है अक्रॉस 16 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। और ओवरसीज मार्केट की बात करूं तो इस टाइम ये 60 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और साथ में डोमेस्टिक प्रेजेंस भी इनकी अच्छी है। कंपनी के पास 3 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वापी में इनकी 3 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, गुजरात में भी। ठीक है, और जो इनकी कैपेसिटी है वो है 14,024 MTPA। ठीक है, इनके पास इस टाइम कंपनी के पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। इन हाउस का क्या मतलब हुआ, इनकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, यानी काफी कंपनीज बाहर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को हायर करती है, बट हिरनबा इंडस्ट्रीज के बाद इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है एट यूनिट 1 एट यूनिट 2 और दैट आर
रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी DSIR जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से ये रिकॉग्नाइज्ड है दोनों ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जो है टीम, यूनिट 1 में और यूनिट 2 में। और जो इनकी न्यू R&D फैसिलिटी है ना यूनिट 3, यानी जो इनकी मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया, कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वापी में, सरीगाम में और दहेज जगह में। ये गुजरात में 3 जगह जहां पर इन कंपनी के पास 3 अपनी फैक्ट्रीज हैं। अब इनमें जो 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम 2 यूनिट में तो इनकी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब एक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इनकी जो 3rd यूनिट यानी सरीगम में, वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है दिसंबर 2020 से, यानी इनके पास एक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आ चुकी है और इस टाइम इनके पास इन हाउस 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग की। तो सदाशिव के शेट्टी और रघुराम के शेट्टी इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इस आईपीओ में जो प्रमोटर की होल्डिंग है इशू से पहले है 98.1% और इशू के बाद उन प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी 74.1%। इशू के बाद भी प्रमोटर की होल्डिंग मेरे को काफी अच्छी लग रही है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, क्या जरूरत है यार हिरनबा इंडस्ट्रीज को आईपीओ लाने की। तो आईपीओ लाने का जो इनका मेन मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पहला ऑब्जेक्टिव है टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो 2018 में 745 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इंक्रीज हो जाता है 1004 करोड़ 2019 में, और थोड़ा सा यहां पे डिक्रीज देखने को मिलता है हमें 2020 को 951 करोड़। बट उसके बाद काफी अच्छे तरीके से इन्होंने रेवेन्यू को दोबारा से इंक्रीज करा 618.34 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30, 2020। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट यहां पे 2018 में 46.88 करोड़ था, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2019 में 75.40, थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है 2020 में 97 करोड़। और अभी यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करूं एज एट सितंबर 30, 2020 की, तो इस टाइम भी नेट प्रॉफिट 66 करोड़ का है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज कंपनी मेरे को बेटर लग रही है, प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं और रेवेन्यू भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल कंपनी के साउंड लग रहे हैं मुझे। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस सेगमेंट वाइज, रेवेन्यू कहां से इनको आता है, कौन से बिजनेस से कितना रेवेन्यू आता है। तो जो इनका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल है ना टेक्निकल्स बेच के, वहां से इनको रेवेन्यू आता है 204 करोड़ का, यानी जो इनको परसेंटेज टर्म में बात करूं तो लगभग 33% का। जो इनके टेक्निकल एक्सपोर्ट है वहां से इनको 32.1% का रेवेन्यू आता है। जो इनके फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट है वहां से इनको 9.27% का आता है, और जो इनके ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है वहां से इनको 22.80% का रेवेन्यू आता है, और पब्लिक हेल्थ के जो इनके प्रोडक्ट है वहां से इनको 2.76% का आता है। वहीं मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज की, तो इंडिया से इनको 2020 सितंबर 30 में इनको इंडिया से जो रेवेन्यू आया था वो आया था 362.06 करोड़, और जो इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज कंट्रीज से आया था वो इनको आया था 256.29 करोड़। टोटल रेवेन्यू इनको आया है 618.34 करोड़ का। अब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी इस कंपनी का अब हम करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स। जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छी है, इनके पास इंटरमीडिएट्स भी है, फॉर्मुलेशंस भी है और टेक्निकल्स भी हैं। इनकी जो रीच है वो डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल रीच भी है। स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लार्ज कस्टमर बेस है, कस्टमर काफी सारे हैं इनके पास, और इनके जो प्रोजेक्ट प्रमोटर्स हैं और मैनेजमेंट टीम है काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये तो होगी इनकी स्ट्रेंथ्स की बात। अब हम बात करते हैं वीकनेस की। तो सबसे पहले हम वीकनेस में बात करेंगे व्हाइल देयर आर नो कंपनीज इन द एग्जैक्ट सेम बिजनेस, इस सेम बिजनेस में कोई और कंपनी नहीं है। जो बाकी कंपनी है वो है एग्रोकेमिकल सेक्टर की। तो इनको जो इनको कह लो आप कंपटीशन मिलता है ना, वो एग्रोकेमिकल सेक्टर से मिलता है बेसिकली। अब जो ये प्रोडक्ट्स है ना, हिरनबा इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो काफी हर्जडस एफ्लुएंट्स है, मतलब उन काफी कह लो जहरीले होते हैं क्योंकि केमिकल्स होते हैं। इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी आ जाती है तो इनको काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है।
और अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंक्रीज इन बजटरी सपोर्ट। यानी आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट बजट आया था, बजट में हमने देखा कि सरकार फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रही है। तो फार्मर के लिए और एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए जब भी कोई अच्छी पॉलिसी आती है और बजट में सपोर्ट मिलता है, तो इन जैसी कंपनीज यानी जो हिरनबा इंडस्ट्री का काम है उनको भी काफी उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है अपॉर्चुनिटीज का, शट डाउन ऑफ एग्रोकेमिकल प्लांट्स इन चाइना ड्यू टू ग्रीन मूवमेंट। अब ग्रीन मूवमेंट की वजह से जो एग्रोकेमिकल प्लांट है चाइना में वो बंद हो रहे हैं, जिसका फायदा हम देख रहे हैं जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है इंडिया की उनको मिल रहा है, इंडिया में काम इसका बढ़ रहा है। तो हिरनबा इंडस्ट्रीज भी इसका काम इनको फायदा मिल सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एनहांसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इन सरीगम एंड दहेज। जो इनकी दो और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, जहाँ पे इनकी दो फैक्ट्री और है सरीगम और दहेज में, वहां पर इनके पास काफी स्पेस अभी अवेलेबल है, तो ये वहां पर भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक इनके पास अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट, यूएस एंड यूरोप में भी ये काफी काम बढ़ा सकते हैं, यूएस से और यूरोप में। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से चाइना से कोई भी यूएस सामान नहीं ले रहा, काफी प्रॉब्लम देखने को यूएस और चाइना में मिल रही है, तो चाइना से काफी कम सामान यूएस जा रहा है, तो इसका फायदा भी हिरनबा इंडस्ट्री को मिल सकता है। ये भी एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स और रिस्क फैक्टर्स की, इस कंपनी के लिए थ्रेट्स क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के जो कंपनी के प्रमोटर है और जो कुछ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये कुछ एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है इनके बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। अगला हम थ्रेट इनके लिए बात करते हैं जो हिरनबा इंडस्ट्री है ना, आप ध्यान से सुनना थोड़ा पॉइंट, इनके लिए जो ये रिस्क फैक्टर है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हिरनबा जो टॉप 10 कस्टमर है हिरनबा इंडस्ट्रीज के, वो यहाँ पर कंस्टिट्यूट नहीं करते नॉट मोर देन 22.03% और 20.85% ऑफ इट्स सेल फॉर लास्ट 6 मंथ पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2020 और फॉर फिस्कल 2020। यानी जो इनके टॉप 10 कस्टमर है वो यानी 20% के आसपास ही इनकी सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट आ जाता है, ये एक इनके लिए थ्रेट है कि इनके जो टॉप 10 कस्टमर है वो यहाँ पर देखो कंपनीज में होना चाहिए कि जो उनके बड़े बड़े कस्टमर है ना उनसे उनको ज्यादा रेवेन्यू या ज्यादा सेल्स आनी चाहिए, बट वहीं हिरनबा इंडस्ट्री का क्या है, जो टॉप 10 कस्टमर है वहां से इनको सिर्फ 22.03% की सेल्स कंस्टिट्यूट हो रही है, मतलब यहां से वहां से इनको सिर्फ 22.03%। तो इनको बहुत छोटे छोटे सेल्स, मतलब जहां पे छोटी छोटी कंपनीज में जहां पे इनका सामान जाता है उन पे भी इनको ज्यादा निर्भर रहना पड़ता होगा। आगे मैं बात करता हूं जो इनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक है, इट टॉप 5 डोमेस्टिक कस्टमर अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज कंस्टिट्यूटेड 9%। ठीक है, सितंबर 30, 2020 की मैं बात करता हूं तो जो इनके डोमेस्टिक 5 कस्टमर थे ना वो सिर्फ रेवेन्यू का या टोटल सेल्स का मैं बात करूं तो सिर्फ 9% कंस्टिट्यूट कर रहे थे, सिर्फ 9% इनको वहां से आ रहा था। उसके बाद मैं बात करता हूं इनके जो 5 इंटरनेशनल कस्टमर है, जो वहां से इनको सिर्फ 13% आ रहा था, लगभग 13% इनको इंटरनेशनल 5 कस्टमर से आ रहा था। तो मतलब इसमें थ्रेट क्या आ जाती है, इसमें रिस्क फैक्टर इनको क्या है यार, जो इनके जो 5 कस्टमर है या टॉप के कस्टमर है, जो टॉप के 10 कस्टमर है वहां से बहुत कम सेल्स देखने को मिल रही है, तो इनके लिए एक थ्रेट है। इनको यहाँ पर जो इनके साथ इनकी टॉप 5 कस्टमर या टॉप 10 कस्टमर है इनको यहाँ पर सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये बढ़ाएंगे नहीं तो ये काफी प्रॉब्लम देखने को इनको आगे भी मिल सकती है। अगर इनमें से एक भी कस्टमर लूज होता है तो ये अपना सेल्स में बहुत रेवेन्यू खो देंगे। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं जो हिरनबा इंडस्ट्री है ना वो अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में नहीं है किसी भी कस्टमर के साथ, ना ही ये परचेजिंग में है और ना ही ये सप्लाई में है रॉ मटेरियल सप्लाई करने के अपने सप्लायर्स को। तो इनके पास इस टाइम कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, ये भी एक पॉइंट आ जाता है। हर कंपनीज में जहां पर ये अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट के किसी रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहे हैं वहां पर इनके शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है, कहीं पे भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहे, ये भी एक इनके लिए थ्रेट है।
अब मैं बात करता हूं कंपनीज विद लिस्टेड पेयर, कंपैरिजन विद लिस्टेड पेयर। इस कंपनी का हम कंपैरिजन करते हैं लिस्टेड पेयर्स के साथ। तो इनके जो हेरेनबा इंडस्ट्री का पेयर ग्रुप है ना, सबसे पहली कंपनी आ जाती है रैलिस इंडिया लिमिटेड, दूसरी आ जाती है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, थर्ड आ जाती है भारत रसायन लिमिटेड और फोर्थ आ जाती है पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। तो अगर मैं इनकी पीई की बात करूं तो रैलिस इंडिया का पीई है 28.77, सुमिटोमो का है 77.38, भारत रसायन का है 26.87 और पंजाब केमिकल का है 95.10। और वहीं मैं अगर प्राइस अर्निंग की बात करूं हेरेनबा इंडस्ट्रीज की, वो निकल के आया है अभी तक 2021 के हिसाब से लगभग 25 के आसपास। तो पीई इनका काफी अच्छा है हेरेनबा इंडस्ट्रीज का। पीई से हमें यह पता चल जाता है जो हेरेनबा इंडस्ट्री का आईपीओ वो ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू उसके जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रीजनेबल प्राइस बैंड में आ रहा है आईपीओ हेरेनबा इंडस्ट्री का। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका 30.47 है और सबसे बढ़िया है इन बाकी पीयर से। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब हम बात करते हैं करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो हेरेनबा इंडस्ट्री का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 130 प्लस। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें सिंपल 100 रुपीज का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम या 100 रुपीज का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो 23 शेयर है तो हम 2300 रुपीज का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो 2300 एक डिसेंट लिस्टिंग गेन है। सो अब मेरा व्यू की क्या बात है, अगर मैं आपको कहता हूं लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक लॉट हर एक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से लगा सकते हो। सो आप लिस्टिंग गेन के लिए भी यहां पर जा सकते हो और साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो मेरा मानना है अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए भी आप लगा सकते हो। अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक चल रहा है, अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिलती तो इसका ग्रे मार्केट में भी हमें देखने को अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। सो आप इस आईपीओ में ग्रे लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हो। ये मेरा जो व्यू था एक पर्सनल व्यू था और ये सिर्फ एजुकेशनल व्यू था। आप इस आईपीओ में लगाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करना और साथ में अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना मत लगाना, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हेरेनबा इंडस्ट्री आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जाके आप अपना एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।